कहानी की शुरुआत हम देखते हैं कि भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट हो रही है क्योंकि मानवता ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। एक दिन मंगल ग्रह के पास अचानक से एक विशाल काला गोला दिखाई देता है, इसलिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक अंतरिक्ष यान पर भेजा जाता है जिसका नाम अकिलीज होता है। 8 महीने तक अंतरिक्ष यात्री स्लीपिंग चेंबर में यात्रा करेंगे। फिर हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम कार्ला है। वो स्लीपिंग चैम्बर में अपनी बेटी और अपनी माँ के बारे में सपने देखती रहती है, जिनकी 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब गोले तक पहुंचने के लिए केवल 8 घंटे बचे होते हैं तो सभी अंतरिक्ष यात्रियों को जगाया जाता है। जब वे अपनी मांसपेशियों को खींचने और अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक पल लेते हैं तो कार्ला देखती है कि रूबेन काफी घबराया हुआ है क्योंकि ये पहली बार स्लीपिंग चैम्बर में सोया था और वो उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और वे इसे स्कैन करके गोले के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज का एआई वहां कुछ भी नहीं ढूंढ पाता है। कार्ला सोचती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन पॉल फिर भी अपना मिशन खत्म करना चाहता है। जितना डेटा की कमी है उससे कहीं ज्यादा रूबेन घबरा रहा है। सभी अंतरिक्ष यात्री यान के प्रमुख वैन से संपर्क करने का फैसला करते हैं, जो उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर लोग उत्सुकता से इस रहस्यमय गोले के बारे में जानने का इंतजार कर रहे हैं। वे उन्हें निराश नहीं कर सकते, इसलिए मिशन पूरा किया जाना चाहिए। कुछ समय बाद कार्ला को गलियारों में अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं दिखता। उसी समय रूबेन अपने कमरे में डरावनी फुसफुसाहट से घबराकर जागता है। जब कार्ला एक कमरे में पहुंचती है तो वैंस उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वो उसके लिए परेशान है क्योंकि वो तनाव में दिख रही है। जब कार्ला उसे बताती है कि वो ठीक है तो कॉल अचानक कट जाती है और जहाज का एआई बताता है कि गोला एक विसंगति पैदा कर रहा है। कार्ला मुख्य डेक पर दौड़ती है और देखती है कि रहस्यमय गोला जहाज पर एक बहुत ही चमकीली किरण मार रहा है, जिससे सिस्टम में काफी समस्याएं हो रही हैं। बाकी सभी लोग भी डेक पर दौड़ते हैं और तेज बताती है कि प्रकाश जहाज को रास्ता दिखाना चाहता है कि कहाँ जाना है। जैसे जैसे जहाज करीब आता रहता है, एआई गोले से आ रही एक आवाज को पकड़ता है। जब कार्ला इसका एनालिसिस करती है तो वे एक संदेश को डिकोड करते हैं जो बार बार डियोस डियोस कहता है, जिसका मतलब लैटिन में भगवान होता है। रूबेन घबरा जाता है और सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहता है। कार्ला सोचती है कि उन्हें यात्रा रोक देनी चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि एआई तकनीकी समस्या को ठीक न कर दे, ताकि वे वैंस को इस बारे में बता सकें कि कहीं ये कोई दुश्मन एलियन तो नहीं है। लेकिन पॉल फैसला करता है कि वे आगे बढ़ते रहेंगे। रूबेन फिर से मिशन रद्द करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर सभी लोग अपने सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। एल्फ सोचता है कि ये उनका कर्तव्य है कि वे पता लगाएं कि गोला क्या है। अगर ये पता चलता है कि ये एक एलियन है जो उन्हें परेशान कर रहा है तो वे बस इसे उड़ा सकते हैं। पॉल इसे कैमरों पर देखता है और एल्फ को डेक पर बुलाता है ताकि उसे बताया जा सके कि वो चीज़ों को उड़ाने का जिक्र फिर कभी न करे। जब जहाज गोले तक पहुंचने वाला होता है तो कार्ला और रूबेन दोनों को फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बताती है कि कार दुर्घटना के बाद से उसे सिरदर्द हो रहा है, लेकिन वो आवाज़ों का जिक्र नहीं करती है। उनकी बातचीत तेज द्वारा बंद होती है, जो उन्हें बताती है कि रूबेन गायब है। अपने स्वास्थ्य के बारे में एल्फ की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए कार्ला भी उसे खोजने जाती है। टीम बंट जाती है और तेज कार्गो की जांच करने जाती है। कुछ कंटेनरों के पीछे छिपे हुए रूबेन को अपने सिर में आवाज़ें और रोशनी से घिरा हुआ है। उसकी त्वचा पर बहुत सारे धार्मिक प्रतीक खुदे हुए हैं। जब तेज आखिरकार उसे पाती है तो वो डर से चीखती है, इसलिए कार्ला और एल्फ उसे ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। दुर्भाग्य से जब तक कार्ला वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तेज अपनी अंतड़ियां बाहर निकली हुई फर्श पर मरी पड़ी होती है। रूबेन कार्ला को अपनी जासूसी करते हुए देखता है, इसलिए वो उसे बंदी बना लेता है और उसे भी मारने की धमकी देता है जब एल्फ वहां पहुंचता है। बेताब होकर रूबेन कहता है कि वे मोक्ष से परे हैं और अगर वे गोले पर उतरते हैं तो वे भगवान का हिस्सा होंगे। वो ये भी दावा करता है कि पॉल स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रहा है, इसलिए उन्हें उससे जहाज ले लेना चाहिए। उसी क्षण पॉल रूबेन के पीछे दिखाई देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर वो एल्फ को 2 बॉडी बैग लाने के लिए कहता है और उसे 2 लोगों के नुकसान के बारे में कोई भावना नहीं दिखती है। रूबेन का चाकू लेने के बाद कार्ला पॉल का लिफ्ट में पीछा करती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में कुछ जानता है। पॉल इससे इनकार करता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मिशन छोड़ना चाहती है और उसे याद दिलाता है कि आदेश आदेश होते हैं। जब वे उसके कमरे में पहुंचते हैं तो कार्ला टूट जाती है और पॉल को उनके साथी टीम के सदस्यों की मौत के बारे में इतने ठंडे तरीके से व्यवहार करने के लिए कहती है, लेकिन पॉल बस चला जाता है। बॉडी बैग के बजाय एल्फ उनके शरीरों को स्लीपिंग चेंबर में रखने का फैसला करता है। गोले तक पहुंचने से केवल 3 घंटे पहले चालक दल मुख्य अकिलीज फ्रेम को अलग कर देता है और पॉल गोले के माध्यम से अधिक आसानी से नेविगेट करने के लिए एक छोटे जहाज में रहता है। कार्ला गोले पर किसी तरह की संरचना को देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये क्या है। जब जहाज आखिरकार गोले पर उतरता है
तो संचार फिर से काम करना शुरू कर देता है और चालक दल को वैंस का फोन आता है। वो उन्हें बताता है कि कार्ला ने जो देखा है वैसी ही 10,000 अज्ञात संरचनाएं पृथ्वी पर दिखाई दी हैं, लेकिन वे हमला करती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। वैंस को यकीन है कि गोला इसके पीछे है और वो चाहता है कि ये लोग जल्दी से रहस्य को सुलझाएं। पॉल एल्फ और कार्ला को बाहर जाकर जांच करने के लिए कहता है, लेकिन शॉन बताता है कि उन्हें एक वैज्ञानिक की जरूरत होगी और वो भी जाने के लिए अपनी इच्छा से आगे आता है। तीनों सूट पहनते हैं और जहाज छोड़ देते हैं, जबकि पॉल उन्हें कैमरों पर देखता है। गोला पूरी तरह से काला है, इसलिए वे दूर तक नहीं देख सकते हैं और कार्ला का स्कैनर कुछ भी नहीं उठा सकता है। जब वो जमीन को छूती है तो वो कहती है कि ये पृथ्वी का कोई तत्व नहीं है। पॉल उन्हें इसकी जांच करने के लिए भेजता है और करीब से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि ये एक द्वार है। अचानक द्वार के अंदर एक चमकदार रोशनी चमकने लगती है, इसलिए एल्फ उसके बाकी हिस्सों को बेहतर ढंग से देखने के लिए एक फ्लेयर जलाता है। वे इवेंट होराइजन नाम का एक चिन्ह देखते हैं जो एक ऐसी सीमा को दर्शाता है जिसमें घटनाएं किसी को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। कार्ला इसे जीवन का अंत कहती है और द्वार को स्कैन करती है। ये पता करती है कि ये गोले के ही समान पदार्थ से बना है। उसी वक्त उन लोगों को एक अजीब शोर सुनाई देता है जो वहां नहीं होना चाहिए। पॉल उन्हें बताता है कि जहाज के एआई ने एक संचार को रोका है और इसे उनके कम्युनिकेशन के माध्यम से उन्हें भेज रहा है, जिसका मतलब है स्वागत है। जब रोशनी और ज्यादा चमकदार होने लगती है तो द्वार के बीच में एक महिला दिखाई देती है। महिला अपने मन से संदेश भेज रही है और एआई उसे उन लोगों के लिए अनुवाद करता है। ये खुलासा होता है कि ये प्राणी सभी अस्तित्व के निर्माता के लिए बोलने का दावा करता है। ये निर्माता एक चेतावनी के रूप में और मानवता को एक विकल्प देकर मदद करने के लिए आया है। जो लोग द्वार में प्रवेश करेंगे उन्हें अनंत शांति मिलेगी और कार्ला को उन्हें रास्ता दिखाने के लिए चुना गया था। द्वार के अंदर उन्हें सभी पीड़ा और दर्द का अंत मिलेगा, लेकिन जो लोग अंदर नहीं जाना चुनते हैं वे मर जाएंगे जब गोला पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पहुंचेगा। तब अचानक महिला कार्ला की मां में बदल जाती है और उसे बताती है कि कोई द्वार के अंदर उसका इंतजार कर रहा है। तो कार्ला द्वार के अंदर चली जाती है और कार दुर्घटना के बारे में एक फ्लैशबैक होता है, इससे पहले कि वो खुद को दुर्घटना की चोटों के साथ एक सुनहरे शहर के पास पाती है जो अभी भी उसके सिर पर ताज़ा है। उसकी बेटी वहां है और कार्ला उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन वे फिर से मिल पाते हैं, इससे पहले कि कार्ला जहाज में एक मेज पर जाग जाती है, सपना देख रही थी। तभी दौरा पड़ने के बाद कार्ला उल्टी करती है और सोचती है कि वो वहां कैसे पहुंची। एल्फ बताता है कि जब वो द्वार से बाहर आई तो वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, इसलिए वो उसे वापस जहाज पर ले आया। दुर्भाग्य से शॉन नहीं बच पाया, पर उनकी बातचीत वैंस की एक कॉल से रुकती है जो सभी जानकारी जानना चाहता है। कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है और इसकी तुलना यरूशलेम से करती है, जिससे एल्फ इसे स्वर्ग कहता है। वो अपने परिवार का जिक्र नहीं करती, भले ही वैन सवाल पूछता रहता है। जब वो कहती है कि उसने कुछ और नहीं देखा तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। एक बार जब कॉल खत्म हो जाती है तो गुस्से में पॉल कमरे से बाहर निकलता है और कार्ला शॉन की मौत के बारे में पूछती है। एल्फ बताता है कि उसका सूट फट गया, लेकिन कार्ला विश्वास नहीं करती क्योंकि उनके सूट एक ऐसे सामान से बने हैं जो टूटते नहीं हैं। फिर एल्फ कहता है कि शॉन ने अपना दस्ताना ठीक से जांच नहीं किया होगा और वो डीकम्प्रेस हो गया, लेकिन कार्ला इसे भी नहीं मानती क्योंकि शॉन एक बहुत ही अनुभवी खोजकर्ता था। फिर एल्फ उसे याद दिलाता है कि हर कोई गलतियां करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। कार्ला फिर से गोले का पता लगाना चाहती है, हालांकि एल्फ उसे बताता है कि जहाज पहले ही जा रहा है और उसके पीछे पीछे आता है। जब वे बिना कैमरों वाले एक जगह पर पहुंचते हैं तो एल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने द्वार के अंदर सच में क्या देखा, इसलिए वो उसे अपने परिवार के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि वो वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं करती क्योंकि ऐसा लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ देर बाद एल्फ डेक पर लौटता है और पॉल उससे पूछता है कि जब वो और कार्ला कैमरे की पहुंच से बाहर थे तो क्या हुआ, लेकिन एल्फ उसे बताता है कि कार्ला ने कुछ भी नया नहीं कहा। पॉल को उस पर शक होता है और वो एल्फ को अपने आदेशों का सम्मान करने की याद दिलाता है। एक बार जब जहाज गोले से बाहर हो जाता है तो एआई बताता है कि सभी लोगों को 1 घंटे में स्लीपिंग चैम्बर के लिए तैयार रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि रूबेन का चाकू लेने के बाद कार्ला एक फली में जाती है और शॉन के शरीर खासकर उसके सूट की जांच करती है। इसके बाद वो चाकू से पॉल के कमरे का ताला तोड़ती है और सुराग खोजने के लिए अंदर जाती है। पॉल उसे सुरक्षा कैमरों पर देखता है और उसके पीछे एल्फ को भेजता है। पॉल के कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कुछ बहुत ही दिलचस्प फाइलें मिलती हैं। जल्द ही एल्फ भी कमरे में दिखाई देता है और कार्ला उस पर बंदूक तानकर उसे रोकती है। फाइलें पढ़ने के बाद अब वो जानती है कि वो एक पुराने वर्ग कोर का सैनिक है और सबसे अच्छा होने के लिए जाना जाता था। हालांकि एल्फ बताता है कि उसे बाद में छोड़ दिया गया था और कसम खाता है कि वो गोले के बारे में कुछ नहीं जानता है। कार्ला एल्फ को मुख्य डेक पर वापस जाने के लिए मजबूर करती है, जहां वो पॉल पर बंदूक तानती है। वो बताता है कि ये एक बगावत है और इसकी सजा मौत है, इसलिए कार्ला ये खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करती है कि शॉन को गोली मारकर मारा गया था। वो सोचती है कि एल्फ ने ऐसा किया क्योंकि वो एक हिटमैन हुआ करता था।
तभी वैंस का फोन आता है जो वादा करता है कि वो एक ही समय पर कई स्थानों पर विस्फोट करना शुरू कर देगा। कार्ला के पास जहाज को अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो ये देखकर डर जाती है कि सभी विस्फोट मुख्य जगहों को नष्ट कर देंगे, ये सोचकर कि उसका दोस्त मर चुका है। हालांकि एल्फ अचानक उससे संपर्क करता है और ये खुलासा करता है कि वो आखिरी सेकंड में पार कर गया। इसके बाद एल्फ बताता है कि उन्होंने अकिलीज का आधा हिस्सा खो दिया है, इसलिए कोर का विस्फोट मैन्युअल रूप से करना होगा। कार्ला इसे स्वीकार करती है और कहती है कि वे इसे एक साथ करेंगे। हालांकि जब जहाज गोले पर उतरता है तो एल्फ अपने पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और कार्ला को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कहता है ताकि वो सभी को सच्चाई बता सके। कार्ला जहाज पर निकल जाती है और एल्फ के साथ एक अंतिम अलविदा कहती है। एल्फ जहाज के काफी दूर होने तक इंतजार करता है ताकि वो कोर में विस्फोट कर सके और आखिरकार गोले को नष्ट कर सके। कार्ला अब अकेले पृथ्वी की यात्रा कर रही है और एआई उसे सूचित करता है कि इस यात्रा में 7 साल लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।